गुड इवनिंग बच्चों। ये लाइट नहीं जली? नहीं, वहां से नहीं। बहुत पीछे से। ये ऑफ करो। राकेश, लाइट देखो जरा। इसको बंद कर दो। तो अभी ऑडियो और वीडियो सही है? तो आज मैंने क्लास में थोड़ा जल्दी एंट्री कर ली है, ठीक है? तो टाइम को यूटिलाइज करते हैं। एक क्वेश्चन नोट करो। अभी छुट्टी कर देते तुम्हारी। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.12। क्वेश्चन नंबर 6.12। एनसीईआरटी में देखो, तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO2 गैस, N2O gas and N2O4 gas are -110, -393, 81 and 9.7 kilojoule per mole respectively. Find the value of enthalpy of reaction delta HR for the reaction. ठीक है, सॉल्व करो।
हो गया? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। क्वेश्चन में लग जाओ। क्वेश्चन नंबर 6.12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये मैंने सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व किया? वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट यूज करना है, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो माइनस 777.7। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे गिवन है, N2O4 गैस प्लस 3CO गैस gives N2O गैस प्लस 3CO2। ये रिएक्शन गिवन है, इनका डेल्टा HF वैल्यू गिवन है। डेल्टा HF वैल्यू क्या गिवन है? CO के लिए -110। हाँ आ जाओ। CO के लिए -110, CO2 के लिए -393। CO के लिए -110, CO2 के लिए -393। ठीक है, और N2O के लिए वैल्यू गिवन है 81। N2O के लिए 81 और N2O4 के लिए गिवन है 9.7 और इनकी यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। और हमें क्या निकालना है? डेल्टा एच रिएक्शन। तो डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगा? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि डेल्टा HF ऑफ N2O प्लस 3 इंटू डेल्टा HF ऑफ CO2 माइनस डेल्टा HF ऑफ N2O4 माइनस 3 इंटू डेल्टा HF ऑफ CO। ठीक है, सारी वैल्यूज पता है तो इनको पुट कर देते हैं। 81 N2O का हीट ऑफ फॉर्मेशन है प्लस CO2 का -393, तो 3 इंटू -393 और N2O4 का हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है 9.7 और CO का हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है -110। -110। तो इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे तो ये कितना आता है? माइनस ठीक है। तो मैंने अब तक आपको क्लास में दो एंथैल्पीज के बारे में बताया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हमने क्लास में सॉल्व किया है। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नेक्स्ट एंथैल्पी टर्म। लिखो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन। आज मेरी कोशिश रहेगी कि सारा जो थियोरेटिकल डिस्कशन है थर्मोडायनेमिक्स का वो मैं आज फिनिश कर दूं, और कल की क्लास में मैं ये जो पार्ट अभी लास्ट में डिस्कस हुआ है इस पे प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, तो फ्राइडे को आपका
थर्मोडायनेमिक्स का फाइनल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्सडे की क्लास से मैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर दूंगा। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन नोट करो, लिखो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, minimum amount of heat evolved or absorbed, minimum amount of heat evolved or absorbed, minimum amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance is dissolved, when 1 mole of a substance is dissolved in that much quantity, in that much quantity, in that much quantity of solvent, in that much quantity of solvent, so that further dilution does not cause any enthalpy change, does not cause any enthalpy change, any enthalpy change is called heat of solution or enthalpy of solution, is called heat of solution or enthalpy of solution. ठीक है, तो अब जरा देखो, बोल रहा है कि हमारे पास एक सल्यूट है, वो सल्यूट कैसा भी हो सकता है, आयनिक सल्यूट हो सकता है, कोवेलेंट सल्यूट हो सकता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज को आप ले सकते हो, सुक्रोज को ले सकते हो, यूरिया को ले सकते हो, ये सब क्या है, ये कोवेलेंट सल्यूट है, कोवेलेंट कंपाउंड्स है। आयनिक सल्यूट सोडियम क्लोराइड ले सकते हो, सोडियम सल्फेट ले सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो, ये सब क्या है, आयनिक सल्यूट है। तो हम सल्यूट आयनिक भी ले सकते हैं और कोवेलेंट भी ले सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें सल्यूट का 1 मोल को कंसीडर करना है। ठीक है, मतलब उस सल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट अमाउंट इन ग्राम। तो 1 मोल सल्यूट का हमने कंसीडर किया और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं, और सॉल्वेंट को हम तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक कि हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होना बंद नहीं हो जाती। मतलब दो सिचुएशन हो सकती है, या तो उस सल्यूट के अंदर सॉल्वेंट को ऐड करने पे हीट इवॉल्व हो रही होगी, या उस सल्यूट को ऐड करने पे हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। मतलब सल्यूट का जो डिजोल्यूशन है वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, दोनों नहीं हो सकता, कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो एंडोथर्मिक होगा या वो एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर? तो बोल रहे हैं कि उस सल्यूट के 1 मोल अमाउंट में हम सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं, और सॉल्वेंट को हम तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक कि हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होना बंद नहीं हो जाती। उस स्टेज के अचीव होने तक जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई होगी उसी को हम हीट ऑफ सॉल्यूशन और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया? अब जैसे देखो, अगर मान लो आपके पास क्विक लाइन है, क्विक लाइन किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइन। अब क्विक लाइन के अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, क्या होगा वहां पे, हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो अब क्विक लाइन के अंदर हम क्विक लाइन का 1 मोल लिया, 1 मोल का मतलब 56 ग्राम, तो 56 ग्राम क्विक लाइन का है, और उसके अंदर अब हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम वाटर तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक कि वो हीट रिलीज करना बंद नहीं कर देता। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर के
एंड तक मतलब हीट रिलीज होने के बंद होने तक जितनी हीट रिलीज हुई होगी, दैट हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ सोल्यूशन और इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई बेटा सबको? अच्छा, लिटिल बिट अभी थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो जैसे देखो, अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक, सोडियम क्लोराइड का वाटर में डिसॉल्व होना एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है? अगर वाटर के अंदर आप सोडियम क्लोराइड ऐड करते हो तो हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है? हीट रिलीज होती। इसका एक तरीका है, ये पता करने का एक तरीका है। अगर वाटर के अंदर सोल्यूट को ऐड करने पे सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब एक्सोथर्मिक। और अगर वाटर के अंदर सोल्यूट को ऐड करने पे सोल्यूशन का टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब एंडोथर्मिक। तो सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करने पे आपको क्या लगता है, कूलिंग होती होगी या हीटिंग? अच्छा, ग्लूकोज को वाटर में ऐड करने पे क्या होता है, कूलिंग या हीटिंग? कूलिंग होती है ना? हाँ, तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज का वाटर में जो डिसोल्यूशन है वो क्या है, एंडोथर्मिक। अगर आप ग्लूकोज को कोल्ड वाटर में ऐड करो और ग्लूकोज को हॉट वाटर में ऐड करो, तो हॉट वाटर में ये ज्यादा डिसॉल्व होता है कोल्ड वाटर में? हॉट वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये तरीका है पता करने का, मतलब ये डेली लाइफ की बात है। जो सल्यूट हीट करने पे उसकी जिस सल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मतलब डिसॉल्व होने की टेंडेंसी बढ़ती है, वो हमेशा एंडोथर्मिक सल्यूट होगा। ठीक है, अगर किसी सल्यूट का को हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं और हीट करने पे हम ये देखते हैं कि सल्यूट और ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है कि उस सल्यूट का जो डिसोल्यूशन है वो एंडोथर्मिक। ठीक, और अगर हीट करने पे वो कम डिसॉल्व होता है, उल्टा होता है, कम डिसॉल्व होता है, तो इसका मतलब उसका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक। समझ में? तो जो मतलब जिन जिन सॉल्यूट के केस में हीट ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा, वहां पे हीट करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, डिसॉल्व होने की टेंडेंसी सॉल्यूट की बढ़ेगी। और जहां पे हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होगा, वहां पे हीट करने पे सॉल्युबिलिटी कम होती। आई बात समझे? तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया बेटा कॉन्सेप्ट सबको? हाँ बोलो। NaCl के केस में पॉजिटिव होता है, डेल्टा सोल्यूशन पॉजिटिव होता है। ज्यादातर आयनिक सोल्यूट के केस में उनको डिसॉल्व करने पे हीट एब्जॉर्ब होती। यही वजह है कि जो आयनिक सोल्यूट है ना, वो हॉट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो अब जैसे देखो, अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक, सोडियम क्लोराइड सॉलिड, और अब हम इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्वस। ठीक है, अगर एक्वस कहीं पे लिखा हुआ है, एक्वस का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड प्लस एक्वस गिव्स सोडियम आयन एक्वस प्लस क्लोराइड आयन एक्वस। ठीक है, या समटाइम्स ये NaCl एक्वस लिखा हो सकता है। तो NaCl एक्वस का मतलब कि वो पूरी तरीके से वाटर के अंदर मिक्स हो गया, मतलब अब वाटर और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर आयनिक सॉल्यूट जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है।
तो अब देखो, अगर हमने इसका 1 मोल कंसिडर किया है, ठीक है, इस सोल्यूट का 1 मोल कंसिडर किया है, तो इस प्रोसेस में जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई होगी वही क्या होगा, हीट ऑफ सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो उसको हम हीट ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो हमने कंसीडर किया ग्लूकोज को, ग्लूकोज सॉलिड प्लस एक्वस गिव्स, अब क्या ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट सोल्यूट है। ठीक है, तो क्या होगा, C6H12O6 एक्वस, ऐसे लिखेंगे, C6H12O6 एक्वस। अब यहां पे हमने अगर इसका 1 मोल कंसिडर किया, तो 1 मोल को डिसॉल्व करने पे जितनी हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, वो इसका हीट ऑफ सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को कंसीडर किया और इसको हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो कैल्शियम आयन एक्वस एंड कार्बोनेट आयन एक्वस का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे 1 मोल को कंप्लीटली डिसॉल्व करने पे जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उसको हम हीट ऑफ सोल्यूशन बोलेंगे। तो ये हीट ऑफ सोल्यूशन की डेफिनेशन और एग्जांपल है। अब आप नोट करो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म नोट करो, हीट ऑफ हाइड्रेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसको समटाइम्स सॉल्वेशन भी बोलते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। कई बार हीट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हीट ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन ये अलग अलग टर्म है। ठीक है, तो अब जरा इसकी डेफिनेशन नोट करो, लिखो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, यहां पे हमेशा हीट इवॉल्व होती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व when 1 mole, minimum amount of heat evolved when 1 mole of an anhydrous salt, when 1 mole of an anhydrous salt is combined is combined is combined with is combined with requisite amount of water, requisite, required, REQUISITE, requisite amount of water, requisite amount of water to form a new stable, to form a new stable hydrated salt, to form a new stable hydrated salt, to form a new stable hydrated salt is called heat of hydration or enthalpy of hydration, is called heat of hydration or enthalpy of hydration, is called heat of hydration or enthalpy of hydration.
ठीक है, जैसे देखो अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है एनहाइड्रस फॉर्म में, ठीक, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में प्रेजेंट है और जितना मोल कॉपर सल्फेट का है उसका 5 टाइम्स, ध्यान देना रिक्विसाइट अमाउंट की बात की गई है, ऐसा नहीं कि हम वाटर को एक्सेस में ले रहे हैं, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लेंगे, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में कंसीडर करें, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट है एनहाइड्रस फॉर्म में और साथ में हमने कंसीडर किया वाटर, ठीक है, तो वाटर को कंसीडर किया और इससे फॉर्म हो गया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक। तो अब अगर हमने यहां पे इसका 1 मोल को कंसीडर किया है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का 1 मोल कंसीडर कर रहे हैं, तो 1 मोल एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, उसी को हम हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। हमेशा हीट इवॉल्व होगी, कभी हीट एब्जॉर्ब नहीं होती इस प्रोसेस में, ठीक है। हा? देखो इवॉल्व इवॉल्व ये इसलिए होता है क्योंकि यहां पे क्या है आयंस और ये क्या है डाइपोल, ये किससे बना है आयन से बना है और ये क्या है डाइपोल। तो जब वाटर इसके साथ जुड़ता है तो कौन सा इंटरेक्शन होता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि क्या होता है अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है। तो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बढ़ता है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, एनर्जी रिलीज, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास है, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट को, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, प्लस 7s2, तो यहां पे बन जाता है MgSO4 डॉट 7h2, ठीक है। तो 1 मोल अगर हमने इसका कंसीडर किया है तो जो हीट यहां पे इवॉल्व होगी इसको हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट है और उन हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मेशन जब एनहाइड्रस सॉल्ट से होता है तो जो हीट इवॉल्व होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, ये क्लियर हो गया बेटा कॉन्सेप्ट सबको? तो अब जरा एक क्वेश्चन लिखो, लिखो द हीट ऑफ सोल्यूशन, द हीट ऑफ सोल्यूशन of anhydrous copper sulfate, the heat of solution of anhydrous copper sulfate is minus 15.9, is minus 15.9 kilocalorie per mole. The heat of solution of anhydrous copper sulfate is minus 15.9 kilocalorie per mole, and that of copper sulfate pentahydrate, and that of copper sulfate pentahydrate is 2.8 kilocalorie per mole. 2.8 kilocalorie per mole. Calculate the heat of hydration. Calculate the heat of hydration of copper sulfate. Calculate the heat of hydration of copper sulfate.
क्या निकाला? चलो सॉल्व नहीं कर पाए। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉलिड प्लस एक्वस, कॉपर सल्फेट सॉलिड प्लस एक्वस गिव्स कॉपर सल्फेट एक्वस। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉलिड प्लस एक्वस गिव्स कॉपर सल्फेट एक्वस। अब इसकी इंथैल्पी, ये हीट ऑफ सोल्यूशन है, तो मैं इसको डेल्टा H1 लिखता हूं। तो डेल्टा H1 इज इक्वल टू -15.9 किलो कैलोरी पर मोल, ये गिवन। अच्छा, अब देखो आगे बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी क्या बना लेगा भाई, ये भी बना लेगा कॉपर सल्फेट एक्वस। ये भी क्या बना लेगा, कॉपर सल्फेट एक्वस। पहले सिर्फ 5 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड थे, अब लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड। ठीक है, तो यहां पे इसकी इंथैल्पी क्या है, यहां पे इसकी इंथैल्पी है प्लस 2.8 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो फिर ये दो रिएक्शन से ये रिएक्शन निकालिए, इन दो रिएक्शन से ये निकालना है। ठीक है, अब ये निकालना है तो इसका क्या मतलब है, देखो जरा, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कहां चाहिए, रिएक्टेंट साइड में, और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहां चाहिए, प्रोडक्ट साइड में, है कि नहीं? ये चाहिए रिएक्टेंट साइड में और ये कहां चाहिए, प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में चाहिए तो इसका मतलब क्या है, पहली वाली रिएक्शन में से दूसरी वाली रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ है कि नहीं? जब आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो कॉमन टर्म है वो सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कॉमन टर्म सब कैंसिल हो जाएगा, ये रिएक्टेंट साइड में मिलेगा, ये प्रोडक्ट साइड में मिलेगा। मतलब एक तरीके से एक रिएक्शन 1 में से रिएक्शन 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे रिएक्शन 3 मिल जाएगी आपको। ठीक, रिएक्शन 1 में से रिएक्शन 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे रिएक्शन 3 मिल जाएगी। 3 मिल जाने का मतलब है कि अब 3 की जो इंथैल्पी होगी वो फर्स्ट की इंथैल्पी माइनस सेकंड की इंथैल्पी होगी, क्योंकि फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे ये जो रिजल्ट मैं लिख रहा हूं ये हेस लॉ के बेसिस पे लिख रहा हूं। तो डेल्टा H हाइड्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। तो क्या हो जाएगा ये, -15.9 माइनस 2.8, -15.9 माइनस 2.8, तो कितना आ गया ये, -18.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये है आंसर। ठीक है, तो एक बात यहां पे और इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को, इसको भी समझ लेना। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रेटेड सॉल्ट को डिसॉल्व करने पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। हाइड्रेटेड सॉल्ट को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, आप देख रहे हो एंडोथर्मिक। लेकिन एनहाइड्रस सॉल्ट को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब दोनों हो सकती है। ठीक है, एनहाइड्रस सॉल्ट को डिसॉल्व करने पे हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब दोनों हो सकती है, लेकिन हाइड्रेटेड सॉल्ट को डिसॉल्व करने पे हमेशा हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है,
हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ, इसको नोट में आप लिख लो, हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ anhydrous salt, heat of solution of anhydrous salt, heat of solution of anhydrous salt can be, heat of solution of anhydrous salt can be endothermic as well as exothermic both. Heat of solution of anhydrous salt can be endothermic as well as exothermic both. However, heat of solution of hydrated salt, heat of solution of hydrated salt, however, heat of solution of hydrated salt is always endothermic, is always endothermic. ठीक है, तो अब आप नोट करो नेक्स्ट इंथैल्पी टर्म, नेक्स्ट इंथैल्पी टर्म लिखो, heat of neutralization, heat of neutralization, heat of neutralization or enthalpy of neutralization, or enthalpy of neutralization. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, heat of neutralization or enthalpy of neutralization. इसकी डिफिनीशन लिखो, इसकी डिफिनीशन लिखो, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, minimum amount of heat evolved when 1 gram equivalent, 1 gram equivalent of an acid, when 1 gram equivalent of an acid, minimum amount of heat evolved when 1 gram equivalent of an acid is exactly neutralized, is exactly neutralized, 1 gram equivalent of an acid is exactly neutralized by 1 gram equivalent, by 1 gram equivalent of a base, by 1 gram equivalent of a base in a dilute solution, in a dilute solution, in a dilute solution, in a dilute solution is called heat of neutralization or enthalpy of neutralization, is called heat of neutralization or enthalpy of neutralization. Heat of neutralization or enthalpy of neutralization. तो एक बार मैं स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर देता हूं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डिफिनीशन है, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, minimum amount of heat evolved when 1 gram equivalent of an acid, when 1 gram equivalent of an acid is exactly neutralized, is exactly neutralized by 1 gram equivalent of a base, by 1 gram equivalent of a base in a dilute solution, in a dilute solution
is called heat of neutralization और enthalpy of neutralization. ठीक है, तो आपने यहां पे देखा 1 ग्राम इक्वलेंट, ग्राम इक्वलेंट हम काफी टाइम के बाद आया है फिर से. ठीक है, तो ग्राम इक्वलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो आप जरा देखो, जैसे हमारे पास एक एसिड है, एसिड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, HA एक्वस, डाइल्यूट सोल्यूशन की बात की गई है, मतलब एसिड का सोल्यूशन और बेस का सोल्यूशन क्या होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए. डाइल्यूट मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इसलिए मैंने क्या लिखा है? HA एक्वस. ठीक, और इसके साथ क्या है? BOH एक्वस. बेस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एसिड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, HA एक्वस प्लस BOH एक्वस गिव्स बेस से केटायन और एसिड से एनायन मिलकर के क्या बन गया? सॉल्ट. BA एक्वस. ठीक है, सॉल्ट को कभी भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ना तो हमेशा केटायन पहले, एनायन बाद में. तो BA एक्वस प्लस H2O. ठीक है, अब देखो हमने इस एसिड का कितना लिया है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट. बेस का कितना लिया है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट. दोनों के 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने कंसीडर किए हैं इन डाइल्यूट सॉल्यूशन. अब देखो जितनी हीट इवॉल्व होगी, ये तो आपको पता ही है, न्यूट्रलाइजेशन जब होता है तो हमेशा हीट रिलीज होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये. ठीक है, तो जितनी हीट यहां पे इवॉल्व होगी इसी को हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे. ठीक है, अब जरा एक बात और समझो, अगर एसिड स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है, ठीक है, एसिड क्या है? स्ट्रांग एसिड. बेस क्या है? स्ट्रांग बेस. तो क्या होगा? जैसे ही एसिड वाटर के अंदर जाएगा पूरा डिसोसिएट कर जाएगा. स्ट्रांग एसिड होगा तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा. ठीक है, तो एसिड कंप्लीटली आयनाइज फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. HA एक्वस मतलब ऐसे, BOH एक्वस मतलब इस तरीके से. ठीक है, HA एक्वस को हमने ऐसे लिखा है और BOH एक्वस को ऐसे लिखा है. गिव्स BA एक्वस, सॉल्ट है, प्लस H2O. तो H2O का क्या? H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव लिखेंगे. H2O को लिखेंगे क्या? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है. वाटर क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम डिसोसिएट होता है, मतलब ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड रहता है. तो अनडिसोसिएटेड रहता है तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही उसको रिप्रेजेंट करना होगा आपको. ठीक है, तो प्लस वाटर. ठीक, अब जरा देखो, जो पार्ट आपको रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है वो प्रोडक्ट साइड में भी दिख रहा है. दिख रहा है ना? इसका मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अगर कोई चीज कॉमन है तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, तो कैंसिल कर देना चाहिए. तो बी पॉजिटिव दोनों साइड में है तो कैंसिल कर दिया, है कि नहीं? ए नेगेटिव दोनों साइड में दिख रहा है, कैंसिल कर दिया. अब आप देखो नेट रिएक्शन क्या मिली. नेट रिएक्शन ये है, H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस गिव्स क्या? H2O. इसका मतलब कि आप
एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, बेस कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, जब रिएक्शन होगी तो नेट रिएक्शन यही होगी, ठीक? क्योंकि एसिड से जो एनायन मिलेगा और बेस से जो कैटायन मिलेगा वो रिएक्टेंट साइड में भी है, प्रोडक्ट साइड में भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई रोल ही नहीं है। किसका रोल है? एसिड के हाइड्रोजन आयन का और बेस के हाइड्रोक्सिल आयन का रोल है, वो कंबाइन करते हैं और H2O बना लेते हैं, ठीक? तो जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा, ओवरऑल रिएक्शन ये होगी। तो जब हर बार ओवरऑल रिएक्शन सेम है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी वो भी तो सेम होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए? बोलो भाई, अगर नेट रिएक्शन हर बार यही हो रही है तो इसका मतलब कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होनी चाहिए वो हर बार स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन में सेम हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए। क्लियर? तो सेम हीट प्रोड्यूस भी होती है, तो ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू है ये हमेशा फिक्स होती है। और कितनी होती है ये होती है -13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। -13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आयन 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोक्सिल आयन से कंबाइन करता है तो हमेशा कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? -13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी को हम अप्रोक्सीमेटली -57 किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट बोल सकते। तो आप लिख लो, लिखो whenever a strong acid reacts with a strong base, whenever a strong acid reacts with a strong base, whenever a strong acid reacts with a strong base, then its heat of neutralization is always fixed. Then its heat of neutralization is always fixed, and it is equal to -13.7 kilocalorie per gram equivalent, -13.7 kilocalorie per gram equivalent, और -57 किलोजूल पर ग्राम इक्विवेलेंट, -57 किलोजूल पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर मान लो आप एसिड या बेस में से किसी एक को वीक लेते हो और दूसरे को स्ट्रॉन्ग लेते हो, ठीक है, वो एसिड भी हो सकता है वीक एसिड, या बेस भी हो सकता है वीक बेस के फॉर्म में, या ऐसा भी हो सकता है दोनों वीक हो, दोनों वीक होने की भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर एसिड या बेस या दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसे सिचुएशन में
जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज इससे कम होगा। ठीक, क्यों होता है ऐसा? बोलते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन से जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट का कुछ पार्ट वो सिस्टम खुद कंपनसेट कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। क्यों? क्योंकि कुछ एसिड या कुछ बेस, जो वीक एसिड या वीक बेस है, वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। तो जो अनडिसोसिएटेड एसिड या बेस है उसको डिसोसिएट कराने में कुछ हीट कंज्यूम हो जाती है, इसलिए जो नेट हीट प्रोड्यूस होगी वो पहले से कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, if acid or base or both, if acid or base or both involved during the reaction, if acid or base or both, if acid or base or both involved during the reaction, are weak electrolyte, then magnitude of heat of neutralization, then magnitude of heat of neutralization, then magnitude of heat of neutralization is less than, then magnitude of heat of neutralization is less than 13.7 kilocalorie per gram equivalent, is less than 13.7 kilocalorie per gram equivalent. This is due to the fact that some amount of heat, produced by the system gets consumed by the system itself, in order to dissociate the undissociated weak electrolyte, in order to dissociate the undissociated weak electrolyte, in order to dissociate the undissociated weak electrolyte। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको, काफी कॉमन क्वेश्चन है। जैसे देखो, मैं एक्चुअल डेटा को कंसीडर कर रहा हूं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड एक्वस, और इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो यहां पे बन जाता है सोडियम साइनाइड एक्वस प्लस H2O। इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है -11.5 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? -11.5 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो, इससे ये पता चलता है कि ये एक वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, इसके बारे में तो हम जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैग्नीट्यूड वाइज कम है, तो कम है इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा, तो ये तो नहीं है।
इसका मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हाइड्रोजन साइनाइड इज अ वीक एसिड। ठीक, अगर इसकी जगह पे स्ट्रॉन्ग एसिड रहता तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती? -13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट, बट यहां पे कितनी प्रोड्यूस हो रही है? -11.5 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो डिफरेंस के बराबर हीट कहां जा रही है? जो अनडिसोसिएटेड हाइड्रोजन साइनाइड है उसको डिसोसिएट कराने में हीट कंज्यूम हो जा रही है। समझ में आया कि नहीं? अनडिसोसिएटेड हाइड्रोजन साइनाइड को डिसोसिएट कराने में हीट कंज्यूम हो जा रही है। तो कितनी हीट कंज्यूम हो जा रही है वो हम निकाल सकते हैं। तो जो हीट हम निकालेंगे वो इसका हीट ऑफ आयनाइजेशन होगा, यही पूछा जाता है। समझ में आया कि नहीं? ये वैल्यू और जो वैल्यू ऑब्जर्व होनी चाहिए थी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का हीट ऑफ आयनाइजेशन। यहां पे हम ये मान करके चलते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% अनडिसोसिएटेड, ये मान करके चलते हैं। ठीक है, और मान करके जब हम ये चल रहे हैं तो जो डिफरेंस वैल्यू आएगी उसको हम एग्जैक्टली हीट ऑफ आयनाइजेशन बोल देंगे, क्योंकि हीट ऑफ आयनाइजेशन भी पर मोल के टर्म्स में डिफाइन होता है। ठीक है, बट अगर मान लो कि आपको यह बता दिया गया कि भाई नेचुरल मैनर में वो एसिड 5%, 7%, 10% डिसोसिएट हो जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि नेचुरल मैनर में जो वीक एसिड हमने कंसीडर किया है वो वीक एसिड 5% एक्सटेंट तक डिसोसिएट होता है। तो फिर हम क्या करेंगे? तब हम ये बोलेंगे कि भाई ये जो डिफरेंस के बराबर हीट आई है ये हीट 95% एसिड को ही डिसोसिएट कराने में यूज हुई है। तो अगर 95% एसिड को डिसोसिएट कराने में वो डिफरेंस के बराबर हीट इन्वॉल्व है, तो 100% एसिड को डिसोसिएट कराने में कितनी हीट इन्वॉल्व होगी? यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड, तो वहां से जो वैल्यू आएगी वो हीट ऑफ आयनाइजेशन। कुछ समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए क्या करते हैं, बता देंगे कि एसिड नेचुरल मैनर में इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट डिसोसिएट हो जाता है। तो आप क्या करोगे? अगर मान लो 20% डिसोसिएट हो जाता है तो डिफरेंस के बराबर हीट वो 80% एसिड को डिसोसिएट करने में यूज हुई है, तो 100% एसिड को डिसोसिएट करने में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? ऑब्वियसली हीट ऑफ आयनाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। भाई आप एक मॉलिक्यूल है उसको आयनाइज कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं। आयनाइज करना मतलब डिसोसिएट करना। अगर डिसोसिएट कर रहे हैं तो हमेशा हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक, तो अब आपको पता नहीं, अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि किसमें से किसको घटाएं, है कि नहीं, तो बस ये याद रखो कि ओवरऑल वैल्यू क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर हीट ऑफ आयनाइजेशन, हीट ऑफ आयनाइजेशन of hydrogen cyanide is equal to -11.5 minus of -13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो कितना आ गया ये? +2.2 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्वल। अच्छा, अब एक और इंफॉर्मेशन आप इसके बेसिस पे पता कर सकते हो। ठीक, क्या पता कर सकते हो भाई? अगर मान लो बेस फिक्स है, ठीक है, मैं डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता रहा हूं आपको। मान लो हमने बेस फिक्स कर लिया, हर बार यही स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं और एसिड बदल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग एसिड को हम यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये वैल्यू बदल रही होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो नहीं बदलेगी।
ठीक, लेकिन वीक एसिड को अगर आप लोगे तो बदलेगी। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार डिफरेंट वीक एसिड को ले रहे हैं। तो डिफरेंट वीक एसिड को अगर हम कॉमन स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराते हैं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू में चेंज आएगा। तो जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जितना ज्यादा होगा वो वीक एसिड रिलेटिवली उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये समझ में आया? क्यों? क्योंकि अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा है मतलब हीट ऑफ आयनाइजेशन कम है। तो हीट ऑफ आयनाइजेशन कम होने का मतलब है कि वो आसानी से डिसोसिएट हो रहा है। तो आसानी से डिसोसिएट हो रहा है तो वो क्या है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड। रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूं। हाँ भाई मिस्टर करण, रिपीट कर दो। हाँ चलो देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस फिक्स है, ठीक, स्ट्रॉन्ग बेस फिक्स है और हम ये जो वीक एसिड है उसको बदल रहे हैं, वीक एसिड बदल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हर कोई बराबर इक्वली वीक है, कोई कम वीक है कोई ज्यादा वीक है। ठीक, तो क्योंकि एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ में फर्क है। मान लो हम यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लेते हैं, एक बार हम फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं, एक बार हम फिनॉल ले लेते हैं, एक बार हम नाइट्रस एसिड ले लेते हैं, एक बार हम फास्फोरस एसिड ले लेते हैं, हम इसको बदलते जाते हैं लेकिन वीक एसिड ले रहे हैं। और बेस हमने क्या किया, बेस हमने फिक्स रखा है। ठीक, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो वही है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की कि हाँ आपको इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है, तो दोनों के 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेने, रिएक्शन करानी है, रिएक्शन करा के देखना है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, तो जहां पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, जहां पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैग्नीट्यूड वाइज कम होगा, मतलब जहां पे कम हीट रिलीज हुई होगी, वो एसिड ज्यादा वीक होगा इन कंपेयर टू अदर एसिड जहां पे ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अभी करण क्लियर हो गया? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इफ बेस इज फिक्स्ड, if base is fixed, then relative acidic strength, if base is fixed, then relative acidic strength is directly proportional to magnitude of heat of neutralization. ठीक है, अगर बेस फिक्स्ड है तो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उसके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस पे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे 3 एसिड या 4 एसिड दे दिया और उनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू गिवन है और आपसे बोला इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो। थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए फिर आयनिक इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट इन्वॉल्व कर सकते हो उसमें, लेकिन अभी आप उसको सॉल्व करने की सिचुएशन में नहीं हो। ठीक, इसी तरीके से आप बोल सकते हो इफ एसिड इज फिक्स्ड, लिख लो, इफ एसिड इज फिक्स्ड then if acid is fixed
then relative basic strength, if acid is fixed, then relative basic strength is directly proportional to magnitude of heat of neutralization. मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और जब दोनों को बदलोगे ना, फिर तो ऊपर वाला ही आंसर कर सकता है। ठीक है, एक सिचुएशन में दिमाग लगाया जा सकता है कि बेस बदलो, बट हर बार स्ट्रॉन्ग बेस लो। आई बात समझ में? आप बेस बदल तो रहे हो, लेकिन हर बार आप स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो। एसिड आप बदल तो रहे हो, बट हर बार स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, फिर वैल्यू फिक्स है। ठीक है, जैसे एक बार NaOH ले लिया, एक बार KOH ले लिया, तो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेंथ में फर्क आ जाएगा, बट हम दोनों को स्ट्रॉन्ग बेस ही लेते हैं। तो क्लियर हो गया बेटा ये पूरा कंसेप्ट? अच्छा, ये भी समझ लेना, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने क्यों लिया है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने इसलिए लिया है क्योंकि एसिड जो है या बेस जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई मोनोबेसिक एसिड होता है, कोई डाइबेसिक एसिड होता है, कोई ट्राइबेसिक एसिड होता है। ऐसे ही बेस की बात करें तो मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस हो सकता है। ठीक, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप देखो तो ये क्या है? डाई एसिडिक बेस है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? मोनो एसिडिक बेस है। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड है। ठीक, HCl मोनोबेसिक एसिड है, H3PO4 ट्राइबेसिक एसिड है। अब मान लो कि आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बजाय 1 मोल ले लो, 1 मोल इसका ले लिया, 1 मोल इसका ले लिया और 1 मोल इसका ले लिया। ठीक, अगर ये पूरा डिसोसिएट हो तो 2 मोल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देगा। ये पूरा आयनाइज हो जाए तो 2 मोल हाइड्रोजन आयन का प्रोड्यूस कर देगा, और ये पूरा आयनाइज हो तब भी 1 ही मोल हाइड्रोजन आयन का प्रोड्यूस करेगा, और ये पूरा आयनाइज हो जाए तो 3 मोल हाइड्रोजन आयन का प्रोड्यूस कर देगा। तो क्या सही कंपैरिजन हो पाएगा? सही कंपैरिजन तो तब होगा ना कि जब ये तीनों का एक सर्टेन अमाउंट लेने पे अगर वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए तो हर बार वो बराबर अमाउंट हाइड्रोजन आयन का प्रोड्यूस करे, तब जाकर के सही कंपैरिजन होगा। तो इसके लिए हम 1 मोल नहीं लेते, क्या लेते हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। क्यों लेते हैं जरा देखना, इसका जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा ना वो हाफ मोल होता है। H2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाफ मोल के बराबर होता है। अब सोचो जब इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है तो 2 मोल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है, तो हाफ मोल डिसोसिएट होगा तो 1 मोल हाइड्रोजन आयन ही प्रोड्यूस होगा। ठीक, और इसका हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका 1 मोल ही होता है। ठीक, तो इसका मतलब इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर डिसोसिएट होगा तो 1 मोल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, और इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1/3 मोल होता है। समझ आया कि नहीं? तो इसका 1/3 मोल अगर पूरा डिसोसिएट होगा तो 1 मोल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा। अब आप बोल सकते हो कि भाई सब बराबर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब इनकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि हमने अमाउंट वाइज कोई पार्शियलिटी नहीं की है। समझ आया कि नहीं? तो इसलिए डिफिनीशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज किया गया है, 1 मोल नहीं यूज किया गया। क्लियर हुआ? हमें एसिड और बेस का उतना अमाउंट लेना है जिससे कि वो इक्वल
मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट इंथैल्पी टर्म लिखो, heat of atomization, heat of atomization or enthalpy of atomization, heat of atomization or enthalpy of atomization. Definition लिखो, the minimum amount of heat absorbed, the minimum amount of heat absorbed to convert, the minimum amount of heat absorbed to convert 1 mole of a substance, 1 mole of a substance, 1 mole of a substance completely into its constituent gaseous atoms, into its constituent gaseous atoms, into its constituent gaseous atoms is called heat of atomization or enthalpy of atomization, is called heat of atomization or enthalpy of atomization. Is called heat of atomization or enthalpy of atomization. ठीक है, तो पहली बात, हीट ऑफ एटोमाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक होगा, ठीक है, इसीलिए मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की बात की गई। तो बोल रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एलिमेंट है या कंपाउंड हो, ठीक, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, हमने उसका 1 मोल लिया है और उस 1 मोल को कंप्लीटली डिसोसिएट करना है, जिससे कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाए। जैसे सोडियम है, तो सोडियम नेचर में किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म, सोडियम सॉलिड। सोडियम सॉलिड को कंप्लीटली सोडियम गैस में कन्वर्ट कर दो। एक तरीके से ये सब्लिमेशन भी है, बट हमेशा नहीं। जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है वो समटाइम्स हीट ऑफ सब्लिमेशन भी हो सकता है, बट हीट ऑफ सब्लिमेशन को देखो, हीट ऑफ सब्लिमेशन को तो आप हमेशा हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोल सकते हो, बट हीट ऑफ एटोमाइजेशन को आप हमेशा हीट ऑफ सब्लिमेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि हीट ऑफ सब्लिमेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ हीट ऑफ एटोमाइजेशन। नोट में लिख लो, हीट ऑफ सब्लिमेशन इज अ स्पेशल केस of heat of atomization. Heat of sublimation is a special case of heat of atomization. Heat of sublimation is a special case of heat of atomization. ठीक है, जैसे अगर हम सोडियम सॉलिड को कंसीडर कर रहे हैं और इसको सोडियम गैस में कन्वर्ट करते हैं, हमने इसका 1 मोल लिया है, तो यहां पे जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी वो हीट ऑफ एटोमाइजेशन, और वही हीट ऑफ सब्लिमेशन भी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास कार्बन सॉलिड है, ठीक, कार्बन सॉलिड चाहे वो ग्रेफाइट के फॉर्म हो या डायमंड के फॉर्म में या फ्यूलेरीन के फॉर्म में, हमने इसका 1 मोल लिया है,
और हम इसको कार्बन गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पे जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है, और वही इसका हीट ऑफ सब्लिमेशन भी है। ठीक है, अब जरा देखो, अगर हम क्लोरीन गैस को कंसीडर करें, क्लोरीन गैस, और इसको हम क्लोरीन एटम में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्लोरीन एटम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका एक मोल को कंप्लीटली डिसोसिएट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हीट ऑफ डिसोसिएशन भी है, या आप इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। ठीक, तो यही बॉन्ड एंथैल्पी है क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की, ये बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है। इसी तरीके से देखो, अगर हमारे पास मीथेन है, मीथेन, इसको हम कार्बन एटम में कन्वर्ट कर देते हैं और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर देते हैं। मीथेन को कार्बन एटम में कन्वर्ट कर देते हैं और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहां पे जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो इसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगा, अगर हमने मीथेन का 1 मोल लिया है। और ये जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगा, देखो यहां पे 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमने ब्रेक किया। ठीक, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो आप हीट ऑफ एटोमाइजेशन को समटाइम्स हीट ऑफ सब्लिमेशन बोल सकते हो, बट हीट ऑफ एटोमाइजेशन हमेशा हीट ऑफ सब्लिमेशन नहीं होता, बट हीट ऑफ सब्लिमेशन हमेशा हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता है। हमेशा होता है, सही है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन हमेशा हीट ऑफ सब्लिमेशन होगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन हमेशा हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगा। अगर मान लो आपके पास आइस है, H2O सॉलिड, H2O सॉलिड को आप वाटर वेपर में सीधे कन्वर्ट कर दो, सब्लिमेशन है या नहीं? अरे आइस को वाटर वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दो, सब्लिमेशन है ना? क्या वो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है? वाटर वेपर, क्या वो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो गया? नहीं हुआ ना? तो फिर हुआ क्या वो हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन? नहीं हुआ, सिर्फ एलिमेंट के केस में। एलिमेंट का जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो हीट ऑफ एटोमाइजेशन हमेशा होता है, कंपाउंड के लिए नहीं ट्रू है ये। ठीक है दोस्तों, इस स्टेटमेंट को करेक्ट करो, क्या लिखा स्टेटमेंट? इन केस ऑफ एलिमेंट, हीट ऑफ सब्लिमेशन किसमें क्या नहीं आएगा? क्लोरीन वाला, देखो क्लोरीन वाला तो वैसे भी मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां से यहां कौन सा सब्लिमेशन हुआ? यहां तो दोनों गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो क्या लिखा आपने स्टेटमेंट?
हाँ, heat of sublimation is the special case of heat of atomization in case of element only. समझ में आ गया भाई क्या गलती हुई? बोलो बेटा। अब इसी तरीके से देखो, कुछ फिजिकल चेंजेज की इंथैल्पी को हम डिफाइन करते हैं, वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। जैसे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड when 1 mole of a solid is completely converted into liquid at its melting point, at its melting point. ठीक है, तो वो हीट ऑफ फ्यूजन और इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो अब जैसे आप कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको लिखवा देता हूं, लिख लो। हीट ऑफ फ्यूजन और इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन और इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बस आप ये लिख लो, डेफिनेशन ऑलरेडी आपने पहले लिखा हुआ है। ठीक है, 1 मोल सॉलिड का है और उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पे प्रेजेंट, तो यहां पे जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी ये हीट क्या होगी? हीट ऑफ फ्यूजन होगी। अच्छा, हीट ऑफ फ्यूजन अगर हम देखें तो अलग अलग सॉलिड के लिए अलग अलग होता है। जैसे हमारे पास जो सॉलिड है वो कौन कौन से टाइप के सॉलिड होते हैं? कोवेलेंट सॉलिड होता है। बताओ एग्जांपल कोवेलेंट सॉलिड का, कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल। कोवेलेंट सॉलिड यूरिया है। अच्छा, ग्लूकोज, ग्लूकोज कोवेलेंट सॉलिड है, तो फिर यूरिया क्या बुरा था? कोवेलेंट सॉलिड है डायमंड, कोवेलेंट सॉलिड है ग्रेफाइट, कोवेलेंट सॉलिड है सिलिका। समझ में आया कि नहीं? यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझ में आया कि नहीं? तो सॉलिड जो है वो 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के सॉलिड होते हैं। कौन कौन से? कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड, ठीक है, मेटालिक सॉलिड, और चौथी कैटेगरी होती है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो 4 टाइप के सॉलिड होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब देखो इनमें जिसका मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा होता है, जिस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ फ्यूजन भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो हीट ऑफ फ्यूजन is directly proportional to melting point of solid. अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड किस पे डिपेंड करेगा? तो बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्सेस। ठीक है, सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स है
उनके बीच में जो फोर्सेस है वो फोर्सेस जितने स्ट्रांग होंगे मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगा। यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है ना, जिस प्रोपोर्शन में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में हीट ऑफ फ्यूजन बढ़ता है, बिकॉज दोनों का जो रेशियो है वो लगभग कांस्टेंट बना रहता है। जैसे मैंने बताया था ना, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट, ट्राउटन्स रूल। ठीक है, सिमिलर रिजल्ट फ्यूजन के केस में भी ऑब्जर्व होता है। तो वेपराइजेशन अगर आप देखो तो वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे ही वो सब कुछ होता है। तो डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, तो वो रेशियो कांस्टेंट रहता है ना। तो वैसे ही हम बोल रहे हैं कि डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट इज कांस्टेंट, वो डेल्टा एस फ्यूजन है। ठीक है, डेल्टा एस फ्यूजन वैल्यू वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो डेल्टा एच फ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरपार्टिकल फोर्सेस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये चार सॉलिड है, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस कहां प्रेजेंट होंगे? सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस इन चारों में कहां होते हैं? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये कैसे बनता है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? एटम से बनता है। कोवेलेंट सॉलिड किससे बनता है? एटम से बनता है। आयनिक सॉलिड किससे बनता है? आयन से बनता है। मेटालिक सॉलिड किससे बनता है? कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अलग कर दो एटम से, हाँ, तो बाकी जो बचा हुआ है वो कर्नल बोला जाता है, मतलब कोर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। ठीक, तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कर्नल प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल से बना होता है। आइस क्या है? आइस मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, तब जाकर के आइस बनता है, तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ड्राई आइस क्या है? सॉलिड CO2, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझना है कि नहीं? तो अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जब कोवेलेंट कंपाउंड की बात होती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंफ्यूजन लोगों के माइंड में आ जाता है। डिफरेंस ये है कि जो कोवेलेंट सॉलिड है वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है। क्लियर हुआ डिफरेंस? डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा? क्या मेटालिक क्या पूछ लिया? मेटालिक सॉलिड जो होता है ना वो बनता है कर्नेल प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कर्नेल क्या होता है? एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अलग कर दो, बाकी जो बचा है वो कर्नेल है। जैसे सोडियम है तो सोडियम का कर्नेल क्या होगा? सोडियम का न्यूक्लियस और 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी 10 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को मिला करके हम उसको कर्नेल बोलते हैं। तो कर्नेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनता है मेटालिक सॉलिड। ठीक है, तो अब यहां पे हम भी बोल सकते हैं कि जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां होती है? कोवेलेंट सॉलिड में। सबसे स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस कहां होते हैं? कोवेलेंट सॉलिड में। उसके बाद आयनिक सॉलिड, उसके बाद मेटालिक सॉलिड, सबसे वीक मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है,
तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये है क्या, ये है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस, ये है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन यही होना चाहिए। तो कोवेलेंट सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन सबसे ज्यादा, आयनिक सॉलिड का उससे कम, मेटालिक सॉलिड का उससे कम, और सबसे कम मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, ठीक। जैसे अगर आपसे बोले कि भाई हीट ऑफ फ्यूजन मरकरी का ज्यादा है या आइस का, मरकरी और आइस, मरकरी का होना चाहिए लेकिन आइस का होगा। भाई आइस इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, मरकरी इज मेटालिक सॉलिड, मेटालिक लिक्विड, नॉट सॉलिड, ठीक। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर से काफी कम टेम्परेचर तक लिक्विड ही बना रहता है, वो मेटालिक लिक्विड है, मेटालिक सॉलिड नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली उसका हीट ऑफ फ्यूजन कम होगा। तो कुछ एक एक्सेप्शन है, ठीक। बट ये ट्रेंड जो है ना, ये ट्रेंड यहाँ पे वायलेट नहीं होगा। हीट ऑफ फ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। जब उसका मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत कम है तो हीट ऑफ फ्यूजन तो कम होगा ही, ठीक है। तो इसी तरीके से, ये तो मैंने हीट ऑफ फ्यूजन की बात बताई आपको, ऐसे ही हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी कुछ एक पॉइंट है, और बाकी जो डिफिनीशंस है तो बस वो डिफिनीशंस डिस्कस कर दूंगा तो इंथैल्पीज का डिस्कशन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और फिर हेस लॉ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये दो कंसेप्ट मुझे और बताने हैं। तो थ्योरेटिकल डिस्कशन कल की क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे, और कल मैं प्रॉब्लम्स कराते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। ओके बेटा।